फ्रेंड्स आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स जो कि पीडीआर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स। सबसे पहले ऑल द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो मेनली हमारे दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, अक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, जो अक्यूट होता है वो होता है हमारा सडन ऑनसेट वाला, एंड क्रोनिक होता है जो हमारा स्लोली ग्रेजुअली बाय द टाइम वो इंक्रीज करता जाता है और स्लोली स्लोली वो हमारा डिजीज कॉज करता है, मतलब बहुत टाइम से है। एंड अक्यूट इज सडन इन ऑनसेट इंसीडियस। ठीक है, सो अक्यूट डिसऑर्डर जो है रेस्पिरेटरी का, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज द अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें इन्फेक्शियस डिजीजेज आती हैं, लाइक हमारा साइनोसाइटिस, स्ट्राइडर, कॉमन कोल्ड, कोराइजा, दैट इज द अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा accompanied by the profuse nasal discharge। और फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, एडिनोइटिस हो गया, क्रूप एक्सेट्रा। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स वन बाय वन। ठीक है, एंड लोअर रेस्पिरेटरी में हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, एलटीबी, निमोनिया, ये सब हमारे आ गया है। और क्रोनिक में हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा एंड टीबी ये होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनोइटिस। ठीक है, सो व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? तो टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंक्स, एंड इसमें जो मेनली हमारा इन्फ्लेमेशन होगा दैट विल बी ऑफ द पैलेटाइन पार्ट एंड द फॉशल टॉन्सिल्स। ठीक है, सो जो हमारे पैलेटाइन पार्ट होगा उसका और हमारा जो ये फॉशल टॉन्सिल्स होगा इनका इन्फ्लेमेशन है, और एडिनोइटिस में हमारा एडिनोइड का इन्फ्लेमेशन होगा। अगर बोथ फेरिंग्स में और टॉन्सिल में दोनों में हमारा इन्फ्लेमेशन है, सो दिस इज नोन एज फेरिंगो टॉन्सिलाइटिस। एंड व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस? वी कैन सी रॉ सेंसेशन और सोर थ्रोट इन द थ्रोट विच इज द फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, तो जब भी गला खराब होता है, जो हमारा सोर थ्रोट हो जाता है, गले में दर्द होता है, खिसखिसा होता है, दैट इज द सोर थ्रोट। ठीक है, तो फर्स्ट सिम्टम हमारा टॉन्सिलाइटिस का या एडेनोइटिस का भी सोर थ्रोट ही है। Then enlarged bright red tonsils, जो tonsils हैं they will be enlarged and they will be in bright red color. Then odynophagia, which is pain upon swallowing and it is the cardinal symptom. ठीक है, dysphagia और बैड ओडोर फ्रॉम माउथ एंड फीवर विद चिल्स। सो ये हमारे अलग अलग क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। देन कॉम्प्लिकेशन, सो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, क्विंसी। व्हाट इज क्विंसी? क्विंसी मतलब हमारा इट इज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, दैट इज द कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द टॉन्सिल। तो टॉन्सिल के सराउंडिंग हमारा पस इकट्ठा हो जाएगा एंड दैट विल बी नोन एज हमारा क्विंसी। ठीक है, मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट क्या होगा, बेड रेस्ट करेंगे विद सॉफ्ट डाइट, जो भी डाइट होगा दैट विल बी सॉफ्ट डाइट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक देंगे इफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज देयर। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल बी गिविंग व्हाट, सो नेक्स्ट हम वार्म गागल्स देंगे पेशेंट को, वार्म सलाइन गागल्स। तो थ्रोट लॉजेंजेस देंगे, एंड व्हाट आर दीज लॉजेंजेस, a small dry medicinal solid which is to be held in the mouth until it dissolve is called lozenges। ठीक है, तो जब भी गला खराब होता है तो हम स्ट्रेप्सिल के भी वो लॉजेंजेस खाते हैं। सो सिमिलरली वैसा ही हमारा थ्रोट लॉजेंजेस हम लेंगे इसमें। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, सो टॉन्सिल है पेशेंट को तो टॉन्सिलेक्टोमी कर दो, एडिनॉइड है तो एडिनॉइडेक्टमी कर दो। सो टॉन्सिलाइटिस कब करेंगे, अगर एक साल में उस बच्चे को या उस बच्चे को 6 टाइम्स हो रहा है टॉन्सिलाइटिस कंटिन्यूस। ठीक है, फॉर 1 ईयर कंटिन्यूस 6 टाइम उसको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, देन हमें टॉन्सिलेक्टोमी कर देनी है। ठीक है, एंड एडिनोइडेक्टोमी कब करेंगे, इफ द एज इज मोर देन 4 years। ठीक है, देन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो गिव सेमी प्रोन और साइडलाइन पोजिशन until fully recover from the anesthesia to facilitate drainage। ठीक है, तो हमने क्या देना है इसको, सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें देनी है
की साइडलाइन पोजीशन देनी है, सेमी प्रोन पोजीशन देनी है, ताकि वो जो उसके मुंह में सिक्रीशंस आ रहे हैं उसको एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। सेकेंड इज कीप अवेलेबल द सक्शन इक्विपमेंट रेडी, क्योंकि सक्शन इमिडिएटली करना हो पड़ सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इफ द पेशेंट इज हैविंग सडन ब्लीडिंग या कुछ भी, सो ऑब्स्ट्रक्शन ना हो एयरवे में, उस चीज़ के लिए हमें सक्शन इक्विपमेंट रेडी रखना है। देन नेक्स्ट ऑब्जर्व द साइन ऑफ हेमरेज, तो पेशेंट जो है, जो बच्चा है, उसको साइन ये हेमरेज के साइंस के लिए कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है। अगर बेबी जो है फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसका मतलब ही इज हैविंग हेमरेज, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है। सो वी विल बी ऑब्जर्विंग द चाइल्ड फॉर हेमरेज। सो कीप द चाइल्ड इन साइडलाइन पोजीशन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है। अगर हेमरेज है तो कीप द चाइल्ड इन साइडलाइन पोजीशन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना है, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो कोट हो जाता है अराउंड द थ्रोट, ठीक है, जम जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। देन डू नॉट गिव रेड कलर लिक्विड बिकॉज इट लुक्स लाइक ब्लड एंड हाइड्स ब्लीडिंग, तो हम रेड कलर के लिक्विड नहीं देते हैं बच्चे को, क्योंकि अगर रेड कलर का देंगे एंड उसी टाइम पे ब्लीडिंग हो गई, सो वी मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि रेड लिक्विड था या रेड कलर की उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है इसमें। देन पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू क्लियर द थ्रोट और कफ बिकॉज इट मे प्रेसिपिटेट ब्लीडिंग, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाएगी, इसलिए उसको ज़्यादा तेज खांसने या थ्रोट क्लियर करने के लिए नहीं बोलते हैं। डू नॉट गिव एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं देंगे। और इसमें हम जब सबसे पहले सर्जरी करने के लिए जा रहे होंगे, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी होती है दैट इज़ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि जो हमारा टॉन्सिल्स होता है दैट इज़ हैविंग सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से वेस्कुलर ब्लीडिंग होती है ना, वस्कुलरिटी उसकी हाई होती है, सो देयर इज चांसेस कि उसमें से ब्लीडिंग हो जाएगी। सो वी विल बी टेकिंग केयर कि हम पीटी लेवल को अच्छे से मॉनिटर करके बेबी को सर्जरी के लिए भेजें एंड देन ओनली वी डू द सर्जरी, ठीक है। Then next is epiglottitis, which is the bacterial form of croup, ठीक है। Then what is epiglottitis? It is the inflammation of epiglottis and it is more frequent between the age 2 to 5 years. Epiglottis क्या है? अपर मोस्ट कार्टिलेज है हमारा लैरिंग्स का, विच इज इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ टंग, टंग के बिल्कुल टंग की जो रूट होती है उसके पोस्टीरियर में होता है, एंड इट इज द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। इट कवर्स द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स, सो व्हेन द इंडिविजुअल swallows it will prevent the entry of food or liquid into the airway. Causes, इसके मोस्ट कॉमन कॉज है HIV, दैट इज द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है। तो HIV इज what? It is a virus or is it a bacteria? So it is a bacteria, HIV, B for bacteria, ठीक है। Then other causes are streptococci and staphylococci. Then clinical manifestations are high fever, sore, red and inflamed throat, that is the cherry red epiglottis, dysphagia, dysphonia, tripod positioning important, ठीक है। tripod positioning में क्या होता है, जो patient होता है he sits, thrust the chin forward with open mouth, leaning forward with hands placed on the bed or table and with arms braced, ठीक है। तो जो पेशेंट होगा वो लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे की तरफ झुकेगा, उसके जो हैंड्स होंगे या तो अगर वो चेयर पे है तो उसके दोनों नीज के ऊपर होंगे एंड लीन फॉरवर्ड होके वो तेज तेज सांस ले रहा होगा, और अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है तो वो बेड के कॉर्नर पे होगा, जो उसका कार्डियक टेबल है उसमें हम एक दो पिलो को सेट कर देंगे एंड वी विल बी अलाउइंग द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, सो दैट उसकी जो इंस्पिरेटरी मसल्स है, एक्सेसरी मसल्स हैं, वो इजीली उसको हेल्प आउट हो जाए एंड उसको सांस लेने में ईजी रहे, ठीक है। Then inspiratory stridor मिलेगा. What is stridor? It is high pitched harsh sound which is occurring during inspiration and it is often heard without the use of stethoscope. Stethoscope की जरूरत नहीं पड़ती है to listen this stridor, ठीक है। Then management of epiglottis, क्या management होगा? सो मैनेजमेंट है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को एंड अवॉइड द सुपाइन पोजिशन, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक
क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है तो एसिटामिनोफेन दे दो, कोई भी एंटीपायरेटिक दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो एंड कूल मिस्ट O2 थेरेपी देना है, ठीक है। एडमिनिस्टर हेलियोक्स, हेलियोक्स दे सकते हैं बच्चे को, विच इज द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, और ये क्या करता है, ब्रीदिंग के जो वर्क है उसको रिड्यूस कर देता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। देन एडमिनिस्टर इंट्रावेनस सेकेंड और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे दो, एम्पिसिलिन दे दो, सेल्बैक्टम दे दो एंटीबायोटिक, ठीक है। एंड देन चाइल्ड शुड बी इम्यूनाइज्ड विद HIV वैक्सीन, ठीक है। तो जो HIV वैक्सीन है बच्चे को वो वैक्सीन देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड विजुअलाइजेशन ऑफ द पोस्टीरियर pharynx, obtaining throat culture or taking oral temperature because it can cause the spasm of epiglottis that may lead to complete airway obstruction, ठीक है। तो जब अगर if in case the patient is having this epiglottis, so we will be avoiding this visualization of the posterior, ना उसको देखना है, ना थ्रोट से कल्चर लेना है, और ना ही हमें कोई ओरल टेम्परेचर माउथ से लेना है, ओरल टेम्परेचर लेना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, स्पाज्म कर देगा एपिग्लोटिस में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एंड उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। द नेक्स्ट इज लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, दैट इज द क्रूप, ठीक है। अब हम क्रूप के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन और स्पाज्म ऑफ द लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, एंड टुगेदर इट इज नोन एज लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रूप, ठीक है। वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल, वायरस से भी कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है, एंड मोस्ट कॉमन होता है 6 मंथ से 5 ईयर्स तक, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लैरिंग्स आर नोन एज फॉल्स क्रूप, ठीक है। द ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, एक होता है पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 2, टाइप 3, या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV एंड इन्फ्लुएंजा वायरस A एंड B, एंड ये वाला वायरस है RSV, इट इज वेरी मच कम्युनिकेबल और बहुत हाईली कंटेजियस होता है, सो इसमें हमें बहुत स्पेशल ध्यान रखना होता है, एंड वी ऑल्सो नीड टू कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन, ठीक है। Then what are the clinical manifestations? Number 1, symptoms of this LTB are progressive in nature from stage 1 mild to stage 4 severe, ठीक है। stage 1 से stage 4 तक जा सकता है, इतना इसका symptoms होता है, ठीक है। initial symptoms जो होते हैं, low grade fever होगा, hoarseness होगा, seal bark होगी and brassy cough होगा, and next moderate condition में pallor होगा, labored respiration and with the use of accessory muscle, crackles and wheezing सुनाई देगा, and next is symptoms at severe condition stage 4 are intermittent to consistent cyanosis and apneic episodes to cessation of breathing, so these are the signs and symptoms and stage 1 से लेके stage 4 तक, ठीक है। then management में potent airway मैनेज करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे बाय यूजिंग पल्स ऑक्सीमेट्री, देन बेड रेस्ट देंगे हेड एलिवेट करके टू फैसिलिटेट दिस रेस्पिरेशन, देन ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे विच इज द ह्यूमिडिफाइड O2 वाया अ कूल एयर और मिस्ट टेंट, देन एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड मेंटेन द isolation or precaution for the hospitalized child, ठीक है। then in next is pneumonia क्या होता है, it is the inflammation and consolidation of lung parenchyma, ठीक है। so inflammation होगा and consolidation होगा किस चीज का, lung के parenchyma का, and especially the alveolar spaces of the lungs due to pathogenic organism और एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। तो जो हमारा ये है निमोनिया, इट कैन बी ड्यू टू दीज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन, हम कुछ खा ले पी ले और वो लंग पे चला जाए, उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अंडर 5 चिल्ड्रन, ठीक है। अंडर 5 चिल्ड्रन में निमोनिया इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। देन पैथोजेनेसिटी में क्या है हमारा 3 स्टेज है, पहला सबसे पहले एनगॉर्जमेंट, सेकेंड स्टेज में रेड हेपेटाइजेशन एंड थर्ड स्टेज में ग्रे हेपेटाइजेशन होगी, ठीक है। सो ये स्टेजेस भी पढ़ लो, एनगॉर्जमेंट, रेड हेपेटाइजेशन एंड देन ग्रे हेपेटाइजेशन। व्हाट इज हेपेटाइजेशन? हेपेटाइजेशन होती है इतना सॉलिड हो जाएगा कि इट विल लुक लाइक अ लिवर, ठीक है। जो हमारा लंग्स के जो लोब्स होंगे वो इतने हार्ड हो जाएंगे दैट दे विल बी लुकिंग लाइक अ लिवर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के बेसिस पे वायरल निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, एस्पिरेशन है एंड केमिकल है। वायरल
वायरसेस से होगा, जिसमें RSV कॉमन है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस, ठीक है। बैक्टीरियल में हमारे प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया which is mainly caused by mycoplasma pneumoniae and chlamydia pneumoniae, ठीक है। अदर निमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो हमारा नॉर्मली होता ही है जिसकी वजह से, एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनकी वजह से बैक्टीरियल हो सकता है। देन एस्पिरेशन निमोनिया में एस्पिरेशन किसका हो सकता है, फूड या लिक्विड, कभी कभी खाना खाते हुए या लिक्विड लेते हुए लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में हमारे लंग्स में चला गया, सो इट मे लीड टू दिस एस्पिरेशन निमोनिया। देन कमिंग टू द केमिकल निमोनिया, इट इज द एस्पिरेशन ऑफ केरोसिन। Then note, pulmonary inflammation caused by other than infectious disease, aspiration and chemical is generally called pneumonitis, ठीक है। अगर कोई भी ये इन्फेक्शंस डिजीज मतलब जो भी हमारा इसके अलावा एस्पिरेशन और केमिकल के अलावा किसी चीज़ से पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, देन इट विल बी नोन एज दिस निमोनाइटिस। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी, ठीक है, एनाटमी के बेसिस पे 1 2 3 लोबर, ब्रोंकोनिमोनी एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है। लोबर में कोई भी 1 या मोर लोब्स ऑफ द लंग विल बी अफेक्टेड, ठीक है। ब्रोंकोनिमोनिया में हमारा जो ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वियोलियाई वो हमारे अफेक्टेड होंगे, एंड इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग विल बी अफेक्टेड। देन कमिंग टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें हमारे 3 तरह के कफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वाइटिश स्पूटम होगा वायरल निमोनिया में, WY और Y, ठीक है, वाइटिश इन वायरल। देन कफ विद सीरोमुकोइड या म्यूकोपुरुलेंट और ब्लड स्ट्रीक स्पूटम इन प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया में हमारा सीरोमुकोइड होगा या म्यूकोपुरुलेंट हो सकता है, एंड ब्लड स्ट्रीक स्पूटम होगा, ठीक है, along with कफ। देन हमारा जो बैक्टीरियल निमोनिया है उसमें थिक प्यूरुलेंट स्पूटम होगा प्रेजेंट, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट इन ड्राउनिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, क्रैकल्स हो सकता है, टेकिपनिया, एयर हंगर, ग्रंटिंग, रेस्पिरेशन, पुअर फीडिंग एंड लेथार्जी इन इन्फेंट, ठीक है। व्हाट इज द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में हमारा आएगा सबसे पहले प्रोवाइड बेड रेस्ट दे दो, कंजर्व करो एनर्जी को बेबी को। देन प्लेस द चाइल्ड इन कूल मिस्ट टेंट में बेबी को रख दो, ठीक है। और एडमिनिस्टर O2 वाया अ नेजल कैनुला, chest physiotherapy and postural drainage every 4 hourly. Then maintain respiration isolation in pneumococcal and staphylococcal pneumonia, ठीक है। अगर बच्चे को pneumococcal या staphylococcal pneumonia की वजह से निमोनिया हुआ है, so we will be keeping the patient in isolation. Sleep the child on the affected side, most important topic, ठीक है। जो बच्चे का affected side है उसी साइड में बच्चे को सेमी फाउलर पोजिशन में लिटाना है, सुलाना है, ठीक है, इन यूनिलेटरल निमोनिया टू स्प्लिंट द चेस्ट एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इट विल बी रिड्यूस, ठीक है। जिस साइड में अफेक्ट हुआ है, राइट साइड में अफेक्ट है तो राइट साइड में लिटाओ, लेफ्ट साइड में अफेक्ट है तो लेफ्ट साइड को ही उसको सेमी फाउलर पोजिशन में सोने के लिए बोलना है। देन एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इन बैक्टीरियल निमोनिया एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, जैसा प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दिया है वो एडमिनिस्टर करो। वायरल निमोनिया डस नॉट रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक, ठीक है। वायरल निमोनिया जो है वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो अपने आप ओवर द टाइम बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, व्हाट इज इट, इट इज द फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द पैनक्रियाज। सो जो हमारा एंडोक्राइन हार्मोन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या पैनक्रियाज है, उसमें ही मेन हमारा इसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होता है, ठीक है। वैसे ये डिजीज पैनक्रियाज का है, बट इसका जो इफेक्ट आता है वो रेस्पिरेशन में भी आता है, इसलिए वी आर स्टडीइंग इन दिस। सो द क्रोनिक मल्टी सिस्टम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक है, मल्टी सिस्टम है, इन्वॉल्व्स मेनी सिस्टम्स, रेस्पिरेशन का भी, गैस्ट्रो सिस्टम भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, ठीक है, तीनों सिस्टम इन्वॉल्व करता है। देन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इनटू द बॉडी। तो डिसफंक्शनिंग किसकी हो जाएगी, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड की हो जाएगी, जो कि पैनक्रियास में होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस एब्नॉर्मली थिक, टेनेशियस एंड कोपियस म्यूकस व्हिच ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो इतना थिक और कोपियस म्यूकस, बहुत थिक म्यूकस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जो कि ब्लॉक कर देता है इन ऑर्गन्स के पैसेज को, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, ये तो मैंने बता दिया, एंड इट इज एब्नॉर्मल जीन, हाँ ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर 7 में ये एब्नॉर्मल जीन प्रेजेंट होता है अगर हमारा
क्रोमोसोम्स से दिखे तो। सबसे पहला रेस्पिरेशन सिस्टम में देखते हैं कैसे करता है। तो जो म्यूकस, एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारे एयरवे में, और उसकी वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ जाएगी वहां पे, एंड विच विल रिजल्ट इनटू लंग टिश्यू डैमेज, जिसकी वजह से जो लंग है उसका टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ठीक है, देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, दैट विल लीड टू कोर पल्मोनल, एटेलेक्टेसिस हो सकता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है, डिसेप्निया हो सकता है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर हो सकती है, एंड बैरल चेस्ट ड्यू टू एम्फाइसीमा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैरल चेस्ट किस में दिखने को मिलती है? सो इट इज सीन इन एम्फाइसीमा। ठीक है, जो हमारा एल्वियोली है उसका डिस्टेंशन हो जाता है ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ एयर। देन जीआई सिस्टम में क्या होता है? मेकोनियम इलियस हो सकता है, मेनली इन न्यूनेट, इट इज द इंपॉर्टेंट साइन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ड्यू टू थिक इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है ड्यू टू बिग large bulky stool and increased intra-abdominal pressure। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन हम सॉन्डर्स से करेंगे। तो सबसे पहला एक फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 402। A 10-year-old child with asthma is treated for acute exacerbation in the emergency department. The nurse caring for the child should monitor for which sign, knowing that it indicates a worsening condition। ठीक है, 10 साल का बच्चा है, अस्थमा से इमरजेंसी में लेकर आया है, कहाँ पे? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो बेबी है उसमें क्या हो, हमने बताना है कि विच साइन इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन, किस साइन से पता चलेगा कि कंडीशन और वर्स हो रही है। वार्म ड्राई स्किन, डिक्रीज्ड वीजिंग, पल्स रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट, या रेस्पिरेशन ऑफ 18 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, वार्म ड्राई स्किन ये नॉर्मल है। ठीक है, पल्स हमारा 92 ये 72 टू इतना होता है, 110 हो सकता है चिल्ड्रन में 10 ईयर में, इट इज अगेन नॉर्मल। देन रेस्पिरेशन इज हमारा 16 to 20, इट इज अगेन नॉर्मल। डिक्रीज्ड वीजिंग जो है दैट इज अ साइन विच इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। ठीक है, डिक्रीज्ड वीजिंग से हम सोच रहे होंगे कि वीजिंग तो हमारा पहले इंक्रीज होता है, कम वीजिंग होने से तो हम सोचेंगे कि वो कंडीशन सही हो रही है, बट इट इज नॉट, इट इज उल्टा। ठीक है, ट्रीटमेंट जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट देंगे वीजिंग इंक्रीज होती है, दैट इज द एक्चुअल साइन। ठीक है, अगर हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं वीजिंग इंक्रीज होगी, एंड दैट इज द रियल एक्चुअल साइन, ना कि डिक्रीज वीजिंग इसका साइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट, द मदर ऑफ 8-year-old चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड फॉर द राइट लोअर लोब निमोनिया एट होम कॉल्स द क्लिनिकल नर्स। ठीक है, 8 साल की मम्मी, बच्चे के मम्मी राइट लोअर लोब में जिसका निमोनिया है, कॉल करती है क्लिनिक नर्स को, बताती है कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है राइट साइड में। ठीक है, और उसको जो ब्रूफिन उसको दे रहे हैं, द पेन किलर विच दे हैव बीन प्रिस्क्राइब, वो इफेक्टिव नहीं है। तो नर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए टू द मदर? ठीक है, इंक्रीज कर दें डोज को, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें ब्रूफिन को, या इनकरेज करें चाइल्ड को सोने के लिए लेफ्ट साइड, या इनकरेज करें चाइल्ड को सोने के लिए हमारा राइट साइड में। ठीक है, देखो, जो डोज बढ़ाने का काम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम ये नर्सेस का तो नहीं है। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। हम इन दोनों में से एक चीज बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वी आर सीइंग दैट कौन सा पार्ट इफेक्टेड है, इट इज द राइट लोअर पार्ट। अभी हमने पढ़ा था कि अगर राइट पार्ट इफेक्टेड है तो राइट साइड में ही सोने को बोलना है, अगर लेफ्ट पार्ट अफेक्टेड है तो लेफ्ट पार्ट में। तो उसमें राइट पार्ट अफेक्टेड है, वी विल बी एनकरेजिंग द पेशेंट टू स्लीप इन द राइट साइड। ठीक है, देन अ न्यू पेरेंट एक्सप्रेसेस कंसर्न टू द नर्स। ठीक है, एक SIDS है, ये हमने पढ़ा नहीं बट मैं बता देती हूँ। SIDS इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, कि कोई भी हेल्दी बेबी होता है एंड उसको अचानक से ही वो डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता उसका क्या कॉज है। इवन इन ऑटोप्सी हम नहीं बता सकते उस पेशेंट का क्या रीज़न है ऑफ डेथ। न्यू पेरेंट है, वो पूछती है नर्स से कि हाउ टू पोजिशन एन इन्फेंट फॉर स्लीप। ठीक है, बच्चे को कैसे सुलाएं कि सोते सोते उसकी डेथ ना हो जाए, तो बच्चे को कैसे सुलाना है, कौन सी पोजीशन में बताएगा? साइड या प्रोन, बैक या प्रोन, स्टमक विद फेस टर्न बैक रादर देन ऑन द स्टमक। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टू स्लीप ऑन दिस बैक। ठीक है, बैक में सोने के लिए बोलना होता है। जो ये है स्टमक में नहीं सोने के लिए बोलना है। क्यों? स्टमक में सोने से क्या होगा, जो बेबी है ही विल नॉट बी एबल टू मूव हिज हेड्स टू द साइड, तो उसकी वजह से उसको सफोकेशन हो सकता है एंड डेथ हो सकती है।
ठीक है। Then the clinic nurse is providing instruction to parent of a child with cystic fibrosis, ठीक है। cystic fibrosis का एक बच्चा है, उसकी मम्मी को instructions दे रही है regarding immunization schedule for the child, immunization schedule के लिए, ठीक है। which statement should the nurse make to the parent, क्या बताना चाहिए पेरेंट को। immunization schedule को alter करना पड़ेगा कि इम्यूनाइज जो बच्चा है उसको कोई हेपेटाइटिस का वैक्सीन नहीं देना है, या चाइल्ड विल रिसीव ऑल द इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर द पोलियो, पोलियो की अलावा उसको सारे इम्यूनाइजेशन देने हैं, या द चाइल्ड विल रिसीव द रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विद ईयरली इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। सो क्या देने के लिए बोलना है, ठीक है। तो हम ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को ऑल्टर नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस को भी नहीं छोड़ सकते, पोलियो की सीरीज को भी नहीं छोड़ सकते। सो हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है वो तो देनी ही देनी है ईयरली, और प्लस उसका जो नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको कंटिन्यूस रखना है, ठीक है। देन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस से एक बच्चा है वो एडमिट हुआ है। इन असेसिंग द चाइल्ड द नर्स शुड मॉनिटर विच इंडिकेशन दैट द चाइल्ड मे बी एक्सपीरियंसिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो कैसे पता चलेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इन द चाइल्ड who is admitted with epiglottis। so इसमें ऑप्शन 1, द चाइल्ड exhibits nasal flaring with bradycardia, nasal flaring हो रही है और bradycardia हो रहा है। leaning forward with chin and chin thrust out। next option, the child has low grade fever and complaints of sore throat, the child is leaning backward and supporting him or herself with hands and arms, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन इज नेजल फ्लेयरिंग हो रही है एंड ब्रेडिकार्डिया हो रही है। तो नेजल फ्लेयरिंग तो होती है बट ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, हमारा टैकीकार्डिया होता है एपिग्लॉटिस वाले में, ठीक है। बच्चा तेज तेज सांस लेगा, हल्का हल्का नहीं, ठीक है। स्पीड मतलब नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा। देन द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड, ये होगा, एंड दिस इज नोन एज द, जो हमने भी पढ़ा था कि कौन सा पोजीशन होता है जिसमें जो पेशेंट होगा उसको आगे की तरफ रखेंगे और लीन आउट करेगा, सो दैट उसकी जो इंस्पिरेटरी मसल्स है वो काम करें और उसकी वजह से उसको कम इफेक्ट पड़े किसके ऊपर, उसके रेस्पिरेशंस के ऊपर, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्या, ट्राइपॉड पोजिशनिंग। ट्राइपॉड जैसे पैर के ऊपर सहारा लेके बच्चे को बैठ सकता है, तो उसका मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। द चाइल्ड हैज लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर नहीं होता है, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। लीनिंग बैकवर्ड एंड सपोर्टिंग हिम, तो ये तो बिल्कुल आराम से है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाइल्ड विद लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस या दैट इज नोन एज क्रूप इज प्लेस्ड इन अ कूल मिस्ट टेंट, कूल मिस्ट टेंट में लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस वाले बच्चे को रखा हुआ है। मदर इज कंसर्न, ठीक है। चाइल्ड इज फ्राइटेंड, बच्चा डरा हुआ है अबाउट एंड कंसिस्टेंटली क्राइंग एंड ट्राइंग टू क्लाइंब आउट ऑफ द टेंट, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, टेल द मदर दैट द चाइल्ड मस्ट स्टे इन द टेंट, मम्मी को बोलो कि भाई बच्चे को अंदर ही रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर टॉय रख दो बच्चे के पास ताकि उसको अच्छा लगे, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुला लो और बोलो भाई चेंज कर दो इसके प्रेस्क्रिप्शन को और इसको एक माइल्ड सेडेटिव दे दो। एंड लेट द मदर होल्ड द चाइल्ड डायरेक्टली एंड उसको क्या बोलते हैं, कूल मिस्ट डायरेक्टली उसके फेस पे देने के लिए बोलो, ठीक है। सो इसमें जो ऑप्शन है उसमें क्या करेंगे, हम मदर को बोलेंगे टू डायरेक्टली होल्ड द चाइल्ड एंड डायरेक्टली कूल मिस्ट दे बच्चे के फेस के ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर हम सिडेटिव देंगे तो सिडेटिव हम नहीं दे सकते बच्चे को उस टाइम पे, ठीक है। सो जो इंक्रीज क्राई रोता, अगर इस ऑप्शन में देखें तो बच्चे को अगर रोने देंगे तो रोने से उसका क्या होगा, जो स्पाज्म होगा, लेरिंगोस का हजम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है। और जो हमारा टॉय है इससे भी उसका डर खत्म नहीं होगा, ठीक है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को माइल्ड सिडेटिव हमने देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लिनिक नर्स रीड्स द रिजल्ट ऑफ अ ट्यूबरकुलेन स्किन टेस्ट, अच्छा TST ट्यूबरकुलेन स्किन टेस्ट, जो कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए होता है इन अ 3-year-old चाइल्ड, ठीक है। क्या मेजर करती है कि 10 मिलीमीटर्स है, तो नर्स को क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव है टेस्ट, नेगेटिव है टेस्ट, इनकंक्लूसिव है एंड डेफिनेटिव एंड रिक्वायर अ रिपीट टेस्ट। 10 मिलीमीटर इन 3-year-old तो इट इज पॉजिटिव, तो हमारा जो साइन होता है 15 मिलीमीटर या अबव, तो वो हम देखते हैं अगर बच्चा 4 years एंड अबव है तो वो पॉजिटिव होगा,
ठीक है। इफ 10 मिलीमीटर एंड अबव है सो 4 इयर्स से कम वाले बच्चे में वो पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर 5 मिलीमीटर्स है, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें कि क्या बोलते हैं, उनका बिल्कुल पक्का है कि भाई उनके आसपास होना ही होना है वो चीज़, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तो हमारा 15 mm है 4 इयर्स, और उससे छोटे वाले बच्चे जो हैं उसमें होता है 4 इयर्स, और उससे बड़े वाले बच्चे में होगा 15 mm। और जो हमारा 10 वाला है वो लेस देन 4 इयर्स जो बच्चे होंगे उनमें होता है, जिनमें क्रोनिक इलनेस भी होती है और हाई रिस्क होता है इनमें, ठीक है। और जो हमारा 5 मिलीमीटर वाला है, अगर उसका जो हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट का वो जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो हमने किया है उसका जो 5 मिलीमीटर या और है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। कब? अगर वो बच्चा ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन में है या फिर उससे HIV है या कुछ है, तो देन वी विल बी कंसिडरिंग हिम इट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जो हमारा 10 mm का साइन है और 3 ईयर ओल्ड है, तो 10 mm और 4 से कम में तो हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, तो देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, ठीक है। Then the mother of a hospitalized 2-year-old child with viral laryngotracheobronchitis asked the nurse कि क्यों उसको बच्चे को एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे हैं। तो नर्स को क्या बताना चाहिए कि बच्चा में बी एलर्जिक टू एंटीबायोटिक, ठीक है। जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, उसको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक आर नॉट इंडिकेटेड अनलेस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, या जो बच्चा है उसमें ऑलरेडी मेटर्नल एंटीबॉडीज हैं फ्रॉम बर्थ, सो उसको कोई भी एंटीबॉडीज का जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है। सो द आंसर विल बी इट इज नॉट इंडिकेटेड अनलेस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। सो हमने पढ़ा था जो LTB है इट कैन बी वायरल और इट कैन बी हमारा बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल नहीं है तो हमें बैक्टीरियल इस एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं है उसे, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा। देन 410 द क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस है बच्चे को, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में हमें पता चला है कि बच्चे को RSV से ही हुआ है, ठीक है। सो हमें क्या नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए? इनिशिएट strict enteric precautions, move the infant to a room with another child with RSV, leave the infant in the present room because RSV is not contagious, and inform the staff that they must wear mask, glove and gown while caring for the child, ठीक है। सो एंटेरिक प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बच्चे को उस रूम में छोड़ दो, और क्योंकि RSV कंटेजियस नहीं है तो नहीं, अभी हमने पढ़ा था RSV इज हाईली कंटेजियस, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। तो हम इन दो ऑप्शन में से करेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो स्टाफ है उसको तो प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं, बट फर्स्ट वी विल बी मूविंग द पेशेंट टू द रूम विद अनदर चाइल्ड विद RSV, ठीक है। तो बच्चे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, आइसोलेशन रूम में शिफ्ट कर दो, जहाँ पे कोई और बच्चा भी प्रेजेंट हो सकता है विद RSV, क्योंकि जो RSV है इट इज हाईली कंटेजियस। देन 411 द क्वेश्चन सेज the nurse is preparing for admission of the infant with the diagnosis of bronchiolitis caused by respiratory syncytial virus, that is RSV. Which intervention should the nurse plan to in the plan of care, ठीक है। क्या करना चाहिए? Place the infant in private room, yes, place करेंगे infant को private room में। Ensure the infant's head in a flexed पोजीशन, फ्लेक्स पोजीशन में तो नहीं रखना है, एक्सटेंड रखना है 45-40 डिग्री में, ताकि इजीली ब्रीदिंग हो जाए। देन वेयर अ मास्क ऑल द टाइम व्हेन इन कांटेक्ट विद द इन्फेंट, तो क्या बोलते हैं जो हमारा ये है वो एयर बॉर्न नहीं है, ठीक है। देन प्लेस द इन्फेंट इन अ टेंट दैट डिलीवर्स वार्म ह्यूमिडिफाइड एयर, तो वार्म नहीं होती है, कूल ह्यूमिडिफाइड एयर होती है। नेक्स्ट इज पोजिशन द इन्फेंट ऑन द साइड विद हेड एंड विद हेड लोअर देन द चेस्ट, तो नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, 30-40 डिग्री एलिवेट रखना चाहिए हमेशा। एंश्योर दैट the nurse when caring for the infant with RSV do not care for any other high risk child, ठीक है। तो जो नर्स है वो जब अगर RSV वाले बच्चे के साथ किसी को केयर कर रही है, सो शी शुड नॉट बी केयरिंग फॉर अदर हाई रिस्क चिल्ड्रन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दूसरे बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। ये भी पास में पहन सकते हैं। So these are the very most important part,
एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि वेरियस हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसमें कवर अप है। और बाकी क्वेश्चंस जो हमारा PR यादव वाला बुक में है, जो दूसरी बुक्स हैं, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पोस्ट अप किए हैं सारे क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले भी और ये बाकी सारे क्वेश्चन, जिसमें मोस्टली टॉन्सिलेक्टोमी वाले क्वेश्चन है विच आर क्लिनिकल बेस्ड, तो उसको अटेम्प्ट करना ज़रूर एंड जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस and do like and subscribe the channel. Thank you so much. Good night.